बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अब गढ़ में अग्नि परीक्षा। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आजमगढ़ लोकसभा सीट यूं तो सपा की पारंपरिक सीट है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव सीट से सांसद रहे और अब इस सीट पर उपचुनाव है। इस सीट पर सपा का मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने आजमगढ़ की एक भी सीट नहीं चूकी। तमाम सीटों पर सपा का कब्जा रहा। ये उस गढ़ की बात हो रही है जहां बीजेपी अपना कमल खिलाने की पूरी कोशिश करेगी, जो उसके लिए आसान नहीं होगा, और वो भी तब जब 2024 से पहले कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहेगी और हार की तो गुंजाइश ही नहीं होगी। अगर 2019 की जीत फिर से दोहरानी है तो अगर राह में कांटे हैं और इन कांटों के पार जाना है तो देखना होगा दोनों ही दल क्या करते हैं, क्योंकि कोशिशें दोनों ही तरफ से पुरजोर होंगी। आज इसी पर होगी बात, आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और अखिलेश की पार्टी सपा हार गई। लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े अखिलेश करहल सीट से जीत गए। अखिलेश की जीत के बाद काफी दिनों तक इस बात पर संशय था कि क्या अखिलेश सांसदी कायम रखेंगे या विधायकी करेंगे। फिर जब अखिलेश ने सांसदी से इस्तीफा दिया तो साफ हो गया कि अखिलेश करहल से विधायक बने रहेंगे। तो अब आजमगढ़ से लोकसभा में पहुंचे अखिलेश सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आजमगढ़ की लोकसभा सीट रिक्त हो गई है। लिहाजा अब यहाँ पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में जब बीजेपी 2024 के रण में अभी से जुट गई है तो न केवल बीजेपी बल्कि सपा के लिए भी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आजमगढ़ सीट यूं तो सपा की पारंपरिक सीट है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। सपा का जनाधार आजमगढ़ के लोगों के बीच कितना है, ये इस बात से पता चलता है कि सपा विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की एक सीट भी नहीं हारी। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के लिए आजमगढ़ सीट किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि 2024 में बीजेपी इस सीट को जाने देना बिल्कुल नहीं चाहेगी। 2024 में सपा की गढ़ में विजय ध्वज फहराकर बीजेपी देश को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। तो कौन होंगे वो संभावित चेहरे और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए मैदान में होंगे, आइए जानते हैं। सपा आजमगढ़ से डिम्पल यादव को मैदान में उतार सकती है। डिम्पल यादव अखिलेश की पत्नी हैं और अगर वो जीतती हैं तो सीट घर में ही रहेगी। दूसरा नाम सपा से धर्मेंद्र यादव का भी चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पुराने सिपाही रहे और दोबारा से बसपा में शामिल होने वाले शाह आलम और गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इधर बीजेपी से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरूहा का नाम चर्चाओं में है, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल कुछ भी साफ नहीं किया है। तो अभी थमा भी नहीं था विधानसभा का सियासी तूफान और लो अब आजमगढ़ की बारी आ गई। बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होगा, क्योंकि इसे 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जाएगा। वहीं आजमगढ़ के लिए सपा की तरफ से डिम्पल यादव का मैदान में उतरना सपा के लिए सही साबित होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि आजमगढ़ को दोनों दल हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो फिर होगा रण आजमगढ़ में। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अब उस गढ़ में रण, सपा की तो मजबूत जगह है, उतनी लेकिन 2024 आएगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब आजमगढ़ में उपचुनाव है और उपचुनाव के इस रण में वो गढ़ शामिल है जहां सपा बड़ी मजबूत है और बीजेपी को इस गढ़ को अपने पाले में लाना है। तो किस तरह के दाव पेच होंगे, क्योंकि 2024 के लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो बाजी मारी है वो मारी है मायावती की पार्टी यानी बीएसपी ने। उन्होंने अपने उम्मीदवार को फाइनलाइज कर लिया है। अभी दोनों इस रेस में थोड़े से पीछे हैं। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। शमशी आजाद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव कुमार सक्सेना जी सपा नेता हैं, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, रजा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
आजमगढ़ सीट का इतिहास, लोकसभा सीट का इतिहास, रजा साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी। ये तो बताया ही जाता है कि मुलायम साहब और अखिलेश जी सीट को जीत चुके हैं। अब शायद हो सकता है डिंपल यादव जी को भी उतारा जाए, लेकिन पारिवारिक तमगे से भी बचना है जो सपा के साथ हैंड टू हैंड चलता है। वहीं बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी, बड़ी मजबूत जगह है सपा की है। यहाँ बीजेपी कैसे सरवाइव करेगी, और 2024 जब सामने हो यहीं से लिटमस टेस्ट होगा। इसलिए मैं इस सीट का इतिहास आपसे जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये बीएसपी ने किया और बहुत तेज कर दिया बीएसपी ने कि गुड्डू जमाली जो मुबारकपुर से जो है वो 2 बार बीएसपी के विधायक रहे हैं। और ये सही है कि बीएसपी से हल्की सी नाराजगी थी कि मायावती उनको टाइम नहीं दे पा रही थी, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अखिलेश से 2 बार मिलने की कोशिश की और अखिलेश ने वादा किया हम टिकट देंगे। लेकिन जब अखिलेश से टिकट नहीं मिला तो वो एआईएम से लड़ गए, ओवैसी की पार्टी से लड़ गए। और ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक सीट ओवैसी की जरूर वहां से निकल जाएगी, मुबारकपुर से, वो गुड्डू जमाली की। लेकिन यह है कि सीट नहीं निकल पाई, लेकिन वो अपनी जमानत बचा ले गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने बहुत तेजी से इस चीज को उठा लिया कि गुड्डू जमाली जो है पैसे में बहुत मजबूत हैं और लोकप्रिय भी। तो अगर वहां से लड़ेंगे, क्योंकि मुबारकपुर में मुसलमानों का जो है वो वोट प्रतिशत अच्छी संख्या में है, तो अगर वो लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान कैंडिडेट कोई लड़ेगा जो 2 बार एमएलए रह चुका है, तो मुसलमानों का झुकाव उस तरफ होगा। अब बात आती है कि बीजेपी किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को लेके आती है और समाजवादी पार्टी किसको लेके आती है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से इस सीट पर जो है वो अर्पणा यादव को लड़ाएगी, हमें ये लगता है। और लड़ाना भी चाहिए क्योंकि वो भी एक यादव परिवार से आती हैं, तो एक बहू ये हो जाएंगी। और जैसा आपने अभी दिखाया कि हो सकता है डिंपल या धर्मेंद्र लड़े, तो डिंपल लड़ सकती है। डिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह चुकी हैं। और अगर डिंपल को लड़ाते हैं तो ये कहा जाएगा साहब ये अखिलेश की सीट थी और अखिलेश ने अपने परिवार की, अपनी बीबी को ये सीट दिया है। अखिलेश कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, उनकी बीबी लड़ रही है, तो इसके मतलब समझिए कि अखिलेश ही लड़ रहे हैं, तो ये कह के आएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, क्योंकि आजमगढ़ की सभी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीता है, जबकि इससे पहले एक बीजेपी की सीट थी वहां पर आजमगढ़ में 2017 में। तो आप सब सीटें जीती हुई, तो जाहिर सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सेमीफाइनल होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, यहाँ का और आजमगढ़ का। तो ये देखना होगा कि यहाँ के चुनाव में आजमगढ़ का और रामपुर का चुनाव है। रामपुर का तो लगता है कि तजीन फातिमा जो उनकी बीवी है रामपुर के आजम खां की, उनको देंगे टिकट। और वहां से कौन लड़ता है, मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से लड़के जीत चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी वहां से टिकट नहीं मिलेगा। कोई ऐसे मजबूत आदमी को भारतीय जनता पार्टी वहां टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि रामपुर और आजमगढ़ हम दोनों जीत लें, तो एक मैसेज हम दे देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और 2024 आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीट पर जीतेगी। मेंटल प्रेशर क्रिएट करने का जो बाकी पार्टियों के ऊपर कोशिश होगी बीजेपी की, वो भी बखूबी कर पाएगी अगर जीतती है तो। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत से भी कहा कि ये पारंपरिक सीट है, खासतौर पर जब हम बात कर रहे हैं गढ़ की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात होंगी। पहले मैं सपा के पास चली जाती हूँ। सर, डिंपल यादव जी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन संजीव जी सवाल ये है कि डिंपल जी आती हैं तो बीजेपी तो नारा लगा ही रही है परिवारवाद। अगर वहां से वो अपर्णा यादव को उतार देती है तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिंपल जी को उतारेंगे तो कार्यकर्ताओं को फिर से लाने की कोशिश होगी कि साहब आपके किसी और में कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई नहीं आता सामने, लेकिन डिंपल यादव जी को वहां से उतारा जाएगा तो परिवारवाद का आरोप आप पे फिर से लगेगा। क्या कहिएगा संजीव जी? आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की, जैसा अभी रिजवी साहब ने बताया कि परंपरागत रही है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जिसको भी वो टिकट देते हैं, प्रत्याशी घोषित करते हैं, उसको दिलो जान से आजमगढ़ के कार्यकर्ता उसको जिताएंगे। और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में हम लोगों की हार हुई है, और उससे हम लोग सबक लेते हुए भाजपा की हर चाल का उचित जवाब देने के लिए तैयार बैठे। संजीव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर डिंपल जी आती हैं तो परिवारवाद का आरोप लगेगा, फिर बीजेपी को बल मिलेगा कि वो आपको परिवारवाद के मामले में घेर सके, उसका तोड़ नहीं है आपके पास फिलहाल। इस तरीके की बातें करना, परिवारवाद, अपने यहाँ कितना परिवारवाद चल रहा है ये भी देख ले। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह का लड़का जीता है, क्या ये परिवार का नहीं था? ठीक है,
शमशी आजाद जी, क्योंकि आपका ये गढ़ इतना मजबूती से आप वहां पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से वहां नहीं प्ले कर रही है। जाहिर है आजमगढ़ सीट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने बता दिया कि बीजेपी को उतना ज्यादा जनाधार वहां पर नहीं मिल रहा जितना सपा को वहां के लोग पसंद करते हैं, और 2024 सामने है जिससे संदेश पूरे देश को आपको देना है। तो भला कैसे, कौन सा वो दाव होगा, कौन से वो आपकी रणनीति होगी जो आजमगढ़ में काम आ जाएगी, या पहले ही हार मान लेंगे? जैसे पंजाब के लिए आप लोग बहुत ज्यादा बात ही नहीं कर रहे थे और वहां पर जब हार हुई तो आपने कहा हमने तो कहा ही नहीं था। धन्यवाद पारुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेती है वो अपने बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की बैठक के बाद और पूरा परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, योग्य प्रत्याशी ढूंढने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी कि इस बार जो वहां पर उपचुनाव हो रहा है लोकसभा में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये पारंपरिक सीट है, पारिवारिक सीट जरूर है। हमने इसके पहले भी एक बहुत बड़ी मिसाल दी थी, राहुल गांधी की सीट, जो कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। हमारी स्मृति ईरानी ने वहां पर राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड किया था। तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार 2022 में अपना बहुमत हासिल किया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का, दोनों का मनोबल जो है इस वक्त ऊंचा है। और इस बार आप यकीन जाने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में इतिहास रचा योगी जी ने, प्रचंड जीत हासिल करके, उसी तरह से इस बार भी रामपुर और आजमगढ़ की सीट दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा लोकसभा में, और ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा 2024 को लेकर। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारी करना शुरू कर दिया है और उसका आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसाल देखा। जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, सभी जाति, सभी धर्मों के और सभी नेताओं का ख्याल रखा गया है, तो इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि ये चुनाव जो है 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने तो इस वजह से गुड्डू जमाली को टिकट दिया क्योंकि वो सबसे पैसे वाली पार्टी थी और गुड्डू जमाली से ज्यादा वहां पर कोई टिकट का दाम लगा भी नहीं सकता था। इस वजह से, क्योंकि मायावती को एक झटका लगा था गुड्डू जमाली के रूप में, जो हर बार काफी अच्छा चंदा दिया करते थे, वो नाराज हो गए थे विधानसभा में। तो मायावती को ये लगा कि हमारी सीट, एक सीट जो सबसे बहुत मजबूत कही जाती थी, वो खिसक गई। इस वजह से उन्होंने गुड्डू जमाली को बहुत मजबूत पैसा लेकर सबसे पहले उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है कि आप अपना तैयारी करते रहिए। हमारे यहाँ अभी इस विषय में कोई भी बैठक, कोई भी जानकारी हम लोगों को अभी नहीं दी गई है, इसलिए हम लोग अभी छोटे से कार्यकर्ता, हम अपनी तरफ से कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में नहीं कहेंगे। ये जरूर कहेंगे कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला चुनाव जो होगा, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और इस बार एक नया इतिहास रचेगा और इनका किला जो है समाजवादी पार्टी का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि बीएसपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है शमशी आजाद जी, और जाहिर सी बात है आप अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सपा के साथ समझ में आता है कि उन्हें लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने तमाम सीटें जीत ली हैं, आगे भी वो मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर सपा के कंपैरिजन में हम जमाली साहब को देखें तो अगर अखिलेश जी और जमाली साहब, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। हाँ, मेहनत दोनों को ही करनी पड़ेगी। अखिलेश जी जिसको भी उतारे उस सीट से, बीजेपी यहाँ कहाँ अपने आप को पाती है अगर अभी से ही आप तैयार नहीं है तो। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीएसपी ने तो कैंडिडेट घोषित कर दिया। बीजेपी यहाँ अपने को विजय की मुद्रा में पाती है और बीजेपी इस बार आप देखेंगे कि जो होने वाला है, हमारे ख्याल से 6 महीने में गालिबन हो जाना चाहिए। तो ये चुनाव जो होगा, ये पूरा हमारी ताकत हमारी लगी रहेगी, पूरे केंद्र की ताकत लगी रहेगी और ये योगी आदित्यनाथ के भी जो है तो इज्जत दांव पर इस बार लगी रहेगी। इस वजह से हम कोई भी कोर कसर वहां पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम पूरी मजबूती के साथ ऐसा प्रत्याशी लेकर आएंगे जिसको विपक्ष जो है आधी हार अपनी मान लेगा और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हमने अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है, बैठक करना शुरू कर दिया। हमारे पर्यवेक्षक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी इस वक्त समझिए पूरी तरीके से बागडोर संभालने रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन प्रत्याशी को लेकर बात नहीं हो रही है, आप ऐसा बताना चाह रहे हैं? प्रत्याशी हमने कहा ना कि हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम पहले समाजवादी पार्टी का कोशिश हम यही देखेंगे कि समाजवादी पार्टी कौन सा प्रत्याशी लेकर आती है। हमारे बड़े भाई रजा रिजवी साहब ने जैसे कहा कि अगर वो डिम्पल यादव को लाते हैं, अगर, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी अपर्णा यादव को मौका दिया जाए या उससे कोई अच्छा प्रत्याशी होगा तो ही आजमगढ़ में हम लड़ाएंगे। हम इस पर किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं। यादव परिवार के सामने एक ही है, अपर्णा यादव, रजा साहब की काट तो एक ही है। अगर आप परिवारवाद के फॉर्मूले पर परिवारवादी खेलते हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवारवाद का एक चेहरा जो आपकी पार्टी में बैठा हुआ है, उसे आप इस चुनावी मैदान में उतार देते हैं,
लेकिन सवाल यही कि जनता का जनाधार किसके पास जाता है, जनता किसे वोट करती है। क्या अगर बीजेपी एक ऐसा चेहरा उतारती है जो उनके परिवारवाद की काट है, अपर्णा यादव, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत आपको दिखाई देती है? क्या वोटर्स परिवार की तरफ जाएंगे या परिवार की छोटी बहू की तरफ जाएंगे? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से अभी एक मंत्री बनाया है मुसलमान जो पसमंदा समाज से आते हैं और अंसारी बिरादरी से आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जिस कौम का मिनिस्टर आदमी बनता है उस कौम उस बिरादरी के लोग खुश होते हैं। ये बट नेचुरली इंसानी फितरत है। अगर ब्रजेश मिश्रा उप मुख्यमंत्री बने हैं तो ब्राह्मणों में बहुत खुशी है कि हमारी बिरादरी का एक डिप्टी सीएम बना है। तो ये एक इंसानी फितरत है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आप समझिए आजमगढ़ में बुनकर बहुत अच्छी संख्या में, कम संख्या नहीं है। तो अगर आज से वो अंसारी बिरादरी अपना काम करना शुरू कर दें, दानिश मालूम वहां पहुंच गए, उधर काम कर रहे हैं। दूसरे, ये तो हमने आज एक चीज कही है पारुल जी, हमें लगता है कि ये आपके चैनल पे पहली बार बात हो रही है और हमें लगता है कि ये आप पारुल जी बात कर रहे हैं, हो सकता है यही सटीक बैठ जाए। ये कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है सटीक यही बैठ जाए कि बीजेपी सोचे नहीं भाई, अगर वो लड़ रही है तो एक बहू वो लड़ रही है तो एक बहू ये लड़ेगी। और बीजेपी जो लड़ती है तो ये जो अभी शमशी आजाद साहब ने कहा कि इनके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मनन के साथ लड़ते हैं। जीत हार चाहे जो कुछ हो, वो अलग चीज है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में जीत जाती है और रामपुर में जीत जाती है, जबकि मुश्किल है, मेहनत भारतीय जनता पार्टी को बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत कम नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। कोई मुगालते में ना रहे कि आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी और रामपुर लहरा रही है। बीजेपी तो अभी से जीत के झंडे लहरा रही है, तो क्या ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बीजेपी करती है। बीजेपी जब अपना सब तैयारी कर लेती है जमीनी हकीकत पर, उसको महसूस हो जाता है। आप समझिए, हमें तो भाई जर्नलिस्ट की वजह से हम लोग हर जगह टेबल पे बैठते हैं, इनके यहाँ 4-5 के जो है अध्यक्ष को फोन करते हैं, 10 लोग हैं, कैसे हो भाई, कितने, क्या है, मतलब आदमी को बैठने नहीं देते भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो इनके पास एक संघ है आरएसएस के लोग इतनी मीटिंग लगा देते हैं कि उनके जो आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, कभी बौद्धिक गोष्ठी, कभी जो है संपर्क गोष्ठी, वो सब उनकी चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो रुक के रखते हैं। तो ये जो है नहीं होने देते। लेकिन बात वही कि कितना कमाल कर पाएंगे, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि सीटें कम हुई हैं, वो परफॉर्मेंस वैसा रहा नहीं। और जैसे कि आपने कहा कि पूरी तैयारी के साथ ही बात करते, तो पूरी तैयारी के साथ जब बात नहीं कर रहे थे तब 350 पार जा रहे थे, और जब तैयारी की बात होने लगी तब 300 के नीचे भी अपने आप को बीजेपी के नेता बताने लगे थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। वापस आ रही हूँ संजीव जी आपके पास। जी रजा जी, आप कंप्लीट कर देखिए, राजनीति की पारुल जी, ये राजनीति की बात होती है। अखिलेश जी तो 400 सीट कह रहे थे, बाद में कहा कि मैं भीड़ देखता था इतनी तो महसूस करता था 400 सीट। तो राजनीति में यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता है, कार्यकर्ता उनमें बूस्टअप बना रहे। और आप देखिए, शमशी आजाद ने भी कहा नहीं कि भाई एक तैनी सीट राहुल हार गए। आप समझिए, घर खानदान की सीट हार गए, जहां मतलब वो नाक है, समझिए आप, जहां उनके बाप लड़ते थे उसी सब एरिया में उनका पूरा खानदान, सोनिया जी का सब लड़ते थे, पूरा गढ़ था, उस गढ़ पे हार गए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना पुराना पार्टी का, तो ये कहना मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस टाइम कौन सी गणित बैठती है। इस चुनाव में कांग्रेस ने क्या प्रदर्शन किया और सपा ने क्या प्रदर्शन किया, ये भी हमने देखा। तो कॉन्फिडेंट तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए बीजेपी को। आगे बढ़ रही हूँ सर, वापस लौटूंगी आपके पास। संजीव सक्सेना जी, अगर वाकई अपर्णा यादव होती हैं कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की, तो बेहतरीन काट लेकर आई है बीजेपी आपके लिए। लेकिन अब बाकी भी वोट कटर्स हैं आपके पास, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत एकदम फैंटास्टिक प्रदर्शन कर पाए, परफॉर्मेंस आप करा विधानसभा चुनाव में। आजमगढ़ में हो सकता है विधानसभा चुनाव में आपको वोट मिले हों, लेकिन लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। सीट आपकी परंपरागत है, लेकिन बीजेपी के पास फॉर्मूले भी कम नहीं होते। जी पारुल जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और हमारा एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का इस बात में जुटा हुआ है कि किस तरीके से हमको जीत हासिल होनी है, और वो दिल और जान से समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठा है। और आपको ये भी बता दूं,
हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं भाजपा के, अभी चंद घंटे ही हुए हैं। आप महंगाई का क्या आलम है देख लीजिए, आप पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, ये सब चल रहा है, ये सब पब्लिक देख रही है। ऐसा नहीं है पब्लिक जो है बैठी हुई है चुपचाप, पब्लिक सब देख रही है। अगर पब्लिक से पूर्व में कहीं गलती होगी तो उसका सुधार करेगी और समाजवादी पार्टी को जिताने। यानी इस उपचुनाव में ये भी सबक आप ले रहे हैं कि पर्सनली हम एक दूसरे को टारगेट ना करते हुए मुद्दों पर बात करेंगे, ये भी सबक लिया आप लोगों ने। जी जी, क्योंकि बुलडोजर कहा उन्होंने तो उसी पर ही पूरा कैंपेन कर दिया, तो अब इस बार ये त्रुटि ना हो, गलती ना हो। खैर वो आप लोगों की पर्सनल चीजें हैं कि किस तरह की रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं। कहिए शमशी आजाद जी। पारुल जी देखिए, समाजवादी पार्टी को तो अभी सबसे पहले अपने घर में जो एक विवाद, एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। इनके चाचा जी नाराज हो गए, जिनको अखिलेश यादव को कहा जाता है कि धोखेबाज नेता। तो इन्होंने धोखेबाजी में किस तरीके से विधानसभा में किस किस प्रत्याशी को वादे किए, किसको टिकट दिया, क्या नहीं दिया, और सबसे आखिर में इन्होंने अपने चचा को, जिन्होंने पूरा अपना संगठन 5 साल में मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था। अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि अगर कहीं शिवपाल चचा को हमने नहीं मनाया तो ये जो हम 10-20 सीटें लाने की कोशिश कर रहे वो भी नहीं ला पाएंगे। तो अखिलेश यादव ने अपने चचा को छलावा करके, धोखा देके 60 सीटों पर होती बात आखिर में उन्होंने एक दिया। और उसके बाद हालत ये हुई कि उनको सबसे पहले विपक्ष का नेता घोषित किया, उसके बाद एक बार वो जाते हैं और वहाँ दिल्ली में अपना इस्तीफा देते हैं, एक अजीब ड्रामेबाजी करके उसके बाद खुद ही अपना मीटिंग कर लेते हैं। और उस मीटिंग की जानकारी तक जब शिवपाल को नहीं होती तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वो भतीजा जो अपने चचा को इस तरीके से धोखा दे सकता है, वो अपने कार्यकर्ताओं और 30 सेकंड में मैं आगे बढ़ूंगी। अब संजीव जी 30 सेकंड में इसका जवाब, इस विवाद का असर कहीं आजमगढ़ पे ना पड़े, क्योंकि परिवारवाद की बात हो जाती है फिर। जरूर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। संजीव जी 30 सेकंड में। ये भाजपा के प्रवक्ता जी को ये सब आंतरिक मामला इनका मालूम है, मुझको तो इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल। और कहाँ है ये अभी, आप ना बिल्कुल एकदम वो वैसा मत रिएक्ट कीजिए कि मैं ना जानूं कुछ भी। तो ये बिल्कुल सबको, दुनिया को पता है कि शिवपाल यादव जी ने क्या कहा है, और माइक आईडी पर कहा है कि विधायक दल की बैठक है और मुझे तो पता ही नहीं है, बुलाया भी नहीं गया। तो ये प्रेम बस चुनाव वाला था। संजीव जी, रजा साहब क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, नहीं जाहिर सी बात है, एक ही रहेंगे और मिलकर सब चुनाव। भाई उनकी प्रसपा पार्टी ऑलरेडी मौजूद है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये समाजवादी पार्टी की बैठक नहीं थी, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी की बैठक नहीं थी, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। वो प्रसपा के अपने अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जिंदा है, सिंबल वो जरूर साइकिल से रहे थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। बाद में बुलाया गया, लेकिन वो दिल्ली चले गए। जो आज बैठक थी उसमें बुलाया गया था उनको, वो दिल्ली चले गए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आजमगढ़ का चुनाव रहेगा। अगर आप महिलाओं को देख लीजिए तो आपकी 47 महिलाएं जीत करके आई हैं विधानसभा के अंदर। इससे पहले 2017 में 42 जीती थी और 2 बाई इलेक्शन में जीती थी, तो 44 हुए थे। इस बार जो है वो 47 जो है जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 48 जो है महिलाओं को टिकट दिया था, 32 महिलाएं जो है बीजेपी की जीत के आई हैं। और आप समझिए समाजवादी पार्टी ने जो है वो 45 महिलाओं को टिकट दिया था, 14 उसमें जीत के आई हैं। और बीएसपी ने 36 महिलाओं को दिया था, एक भी महिला जीत के नहीं आई। और कांग्रेस ने 155 महिलाओं को दिया था, एक महिला जीत के आई है। यानी 561 महिलाएं इस 2022 के चुनाव में लड़ी थी और 47 जीत के आई हैं। और यही हाल था भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टियों जो न्यू कमर कैंडिडेट 200 एमएलए नए 200, बस 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, जरूरी है लोगों को जानना आपके चैनल के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने 200 नए लोगों को खड़ा किया था, 126 लोग जीते थे। और समाजवादी पार्टी ने 199 नए लोगों को खड़ा किया था, 56 लोग जीते थे। बीएसपी ने 346 लोग खड़ा किया था, एक कैंडिडेट जीता था। और कांग्रेस ने 355 में खड़ा किया, एक भी नहीं जीता। मतलब कहने का मकसद है कि जो महिलाओं का प्रतिशत इसमें मैंने बताया है, तो अगर यहाँ से 2 महिलाएं लड़ती हैं, आप समझिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एक तरफ से जो अर्पणा यादव और एक तरफ से वो, तो महिला सशक्तिकरण का आगे जोर होगा डिम्पल यादव। तो उसमें कौन जीते कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये सही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ और रामपुर बहुत ही जो है टफ फाइट रहेगी। सर, अब समय बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब एक और चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन अभी भी क्योंकि चुनावी समय में ही रहती है भारतीय जनता पार्टी, तो अभी से ही वो तैयारियों में लग गए हैं, न केवल 2024 के लिए। जैसे कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को लेकर।
लेकर भी, और सपा की तरफ से भी कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बीएसपी ने सबसे ज्यादा पहले बाजी मारते हुए अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सपा का ये गढ़ कौन भेद पाता है, और जो आरोप प्रत्यारोप के बीच सपा इन तमाम चीजों को कैसे डाउन करते हुए आगे बढ़ती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।